कैमफैक्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमने उनकी स्टेबिलिटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे, और जहाँ हमने बात की थी हमारे पास फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एंड स्टेप वाइज या फिर सक्सेसिव फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात की थी, और उनमें हमने रिलेशन पढ़ा था। और फिर हमने जनरली ये फाइंड आउट किया था कि जो पहला सक्सेसिव फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है स्टेप वाइज, वो आपका सबसे ज़्यादा होता है। सही है। दूसरी बात हमने वहाँ पे ये देखी थी कि जनरली वो ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है। वो दो तरीके से ऑर्डर में चेंजमेंट हो सकता है, या तो आपके पास कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए, या फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास स्पिन चेंज आ जाए। सही है ना। जैसे हमने देखा था कल लास्ट वाले लेक्चर में कि आपके पास कॉम्प्लेक्स जो था वो हाई स्पिन से लो स्पिन बन जाता है। तो जनरली वहाँ पे के जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपके पास ज़्यादा हो जाती है। सही है। अब उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हमने बोला था हमारे पास रिलेशन होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। हमने बात की थी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज एंथैल्पी रिलेटेड फैक्टर की। ध्यान देना, एंथैल्पी रिलेटेड फैक्टर की बात की जाए तो क्या क्या फैक्टर यहाँ पे फेवरेबल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने कहा था कि जनरली एक रिलेशन और भी हमने पढ़ा था, डेल टी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के एफ। के एफ आपके पास था फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द ए कॉम्प्लेक्स। आपने बोला जितना ज़्यादा आपके पास डेल सी नेगेटिव आएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा आपके पास स्टेबल होगा। सुनिएगा, अगर मैं एंथैल्पी रिलेटेड फैक्टर की बात करूँ तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ मैं बात करता हूँ, जनरली हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, अगर जेड इफेक्टिव की बात की जाए तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल के ऊपर आपके पास जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होगा। अगर हम बात करें, ध्यान देना, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, किसकी बात करें हम, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप में आप कहते हो अगर मैं मूव करूँगा 3D से 4D, 4D से 5D सीरीज अगर हम मूव करते हैं तो जनरली हम ये कहते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, आप सबको पता भी होगा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जो भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स होंगे तो आपको पता है हम जनरली वहाँ पर डेलो जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो भी बढ़ती है, और जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी आगे पढ़ेंगे हम CFSE उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव में हम जनरली कहेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो आपको मेंशन करके दे दे, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको मेंशन करके दे दे और उसमें आपको एक 3D का कॉम्प्लेक्स दे, एक 4D का कॉम्प्लेक्स दे और 5D का कॉम्प्लेक्स दे, तो उसमें ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, 5D का। सही है। दूसरी बात यहाँ पे है ध्यान दीजिएगा, दूसरा फैक्टर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सुनना भाई समझना, एंथैल्पी रिलेटेड फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ CFSE की, किसकी बात करूँ मैं यहाँ पे, CFSE। ध्यान दीजिएगा, अगर हम CFSE की बात करते हैं तो आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE। आपके पास मान लीजिएगा आपके पास कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स दे दे, तो जिस कॉम्प्लेक्स की जो CFSE होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा आपके पास स्टेबल होगा। तो आपने दो बातें की, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिएगा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट H2O6, यहाँ पे आपके पास +2 है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट H2O6+3 की बात करें तो दोनों में कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जनरली आप यहाँ पे बात करोगे कोबाल्ट +3 आपके पास D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे CFSE का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा। सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सुनना भाई, अगर हमारे पास यहाँ पे एक बात और सुनना है, यहाँ पे ZTD की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ZTD, तो आपने पढ़ा था कि जनरली आपके पास जो ZTD होता है ये भी आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो ध्यान से सुनना यहाँ पे कि जो थर्मोडायनेमिक्स जो आपके पास ZTD है, जोन टेलर डिस्टोर्शन, वो आपके पास काइनेटिक रिएक्टिविटी को बढ़ाता है एज वेल एज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है बाय JTSE। हमने पढ़ा था JTSE, जोन टेलर स्टेबलाइजिंग एनर्जी, JTSE। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आपके पास ZTD हो रहा है तो वहाँ पे आपके पास
कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबलाइज होता है, किससे स्टेबलाइज होता है? JTSC से। ये आप ZTD के एप्लीकेशन में भी पढ़ते हो, जोन टेलर स्टेबलाइजिंग एनर्जी। सही है। अब देखो सुनना यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मान लीजिएगा मैंने आपको ये कहा, दो कॉम्प्लेक्स मैं लेके चला हूँ, निकल H2O6 +2 और दूसरा कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे लिया है कॉपर H2O6 +2। आपसे ये कहा है, ये कहे, ध्यान देना समझना, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, निकल +2 है, D8 है, D8 में आप फिलिंग की बात करोगे तो T2G6 है, EG2 ये आपके पास फिलिंग होती है। और अगर हम बात करें कॉपर +2 ये D9 सिस्टम होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होगी? T2G6 EG3। आप कहते हो जब EG अनसिमेट्रिकल फील्ड होता है तो वहाँ पे जनरली आपके पास Z आउट होता है। तो यहाँ पे तो EG और T2G सिमेट्रिकल फील्ड है, तो आप यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे ZTD है? नो ZTD। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ZTD है। तो अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सही है। दूसरी बात काइनेटिक रिएक्टिविटी की बात की जाए तो आपने पढ़ा था कि ZTD थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को तो बढ़ाता ही है, एज वेल एज काइनेटिक रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। तो काइनेटिक रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? काइनेटिक रिएक्टिविटी भी सेकेंड कॉम्प्लेक्स की क्या होगी? ज़्यादा। सही है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना, यहाँ पे एक बात और समझना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके पास है इरविंग विलियम सीरीज। ध्यान देना, CSIR नेट के एग्जाम में यहाँ से सवाल आ चुका है। CSIR नेट के एग्जाम में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए इरविंग विलियम सीरीज क्या है, ध्यान देना, अगर इरविंग विलियम सीरीज की बात की जाए तो सुनना भाई, ये आपके पास जनरली फॉर 3D सीरीज के मेटल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। 3D सीरीज के मेटल आयन में एप्लीकेबल होता है। पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू 3D मेटल, ध्यान देना, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है Mn+2, इसके बाद आपके पास Fe+2, इसके बाद आपके पास कोबाल्ट +2 और इसके बाद निकल +2 और इसके बाद कॉपर +2। और कॉपर +2 से ज़्यादा स्टेबल होता है, कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल होता है Zn+2 से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान देना, ये आपके पास है इरविंग विलियम सीरीज। तो जनरली आपसे पूछा जाए कि पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो आपसे ये पूछा गया था, अरेंज करके बताओ कि आपके पास इन मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपके पास स्टेबिलिटी क्या होगी। अब देखो जब हम 3D सीरीज में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके पास स्लाइटली Z इफेक्टिव जो होता है जब पीरियड के अलोंग मूव करते हैं वो स्लाइटली इंक्रीज करता है। और थोड़ी देर पहले आपने ये भी पढ़ा था कि ध्यान दीजिएगा, आपने ये भी पढ़ा था कि आपके पास जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है वो Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अभी हमने पढ़ा था। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तो सही है, लेकिन Zn+2 से कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका आपके पास Zn+2 की अगर Z इफेक्टिव की बात करेंगे तो वहाँ पे Z इफेक्टिव तो आपका Zn+2 का ज़्यादा होना चाहिए कॉपर +2 से, लेकिन कॉपर +2 Zn+2 से ज़्यादा स्टेबल है। तो कॉपर +2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ये ZTD से भी स्टेबलाइज है बाय JTSE, जोन टेलर स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब बात ये आती है ये जो सीरीज है आपके पास, ये सीरीज आपके पास कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहली बात तो 3D सीरीज मेटल के लिए एप्लीकेबल होगी। दूसरी बात ध्यान देना, जनरली यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हम लेके चलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हम लेके चलते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी आपको ध्यान देनी है, जनरली यहाँ पे जो ये L लिगेंड है ये आपके पास पहली बात तो जनरली मोनोडेंटेट लिगेंड होने चाहिए।
कैसे होने चाहिए, मोनोडेंटेड लिगेंड। और उनमें भी एक बात और यहाँ पे आपके पास एक बात ये होनी चाहिए, जनरली आपके पास सिग्मा डोनर लिगेंड होने चाहिए। ध्यान देना, इनकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मोनोडेंटेड लिगेंड होने चाहिए। और जनरली ये प्रपोज की गई थी वाटर के एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए, सही है ना, हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए। ये आप अमोनिया पे के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस सीरीज में बात की ईएन की बात करें, क्या ईएन में ये सीरीज आपके पास फॉलो करेगी? ईएन इथाइलिन डायमीन आपके पास कैसा लिगेंड हो गया, बाइडेंटेट, वहाँ पे ये सीरीज अप्लाई नहीं होगी। तो जनरली 3D सीरीज मेटल के लिए अप्लाई होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और उनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, कॉपर +2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो एक तो जेटीडी रीजन आ गया, दूसरा ये सीरीज बेस्ड किन किन फैक्टर पे है, कौन कौन से फैक्टर पे बेस्ड है सीरीज, एक Z इफेक्टिव और दूसरा आपके पास ZTD। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और आपसे पूछा सा इरविंग विलियम सीरीज एग्जाम में सीधा पूछा गया है, तो एक सीरीज और नोट कर लीजिएगा। इससे पहले आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी आपने, सही है ना, ट्रांस सीरीज आपने पढ़ी, कौन एंगल की सीरीज आपने पढ़ी, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन के रेट की सीरीज आपने पढ़ी 3D में। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। जो भी याद करने वाली बात है वो आपको वहाँ पे याद करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करके लेके आऊँ, ध्यान देना, तो अभी तक आपने ये देखा है यहाँ पे कि आपके पास इरविंग विलियम सीरीज जो है ये आपके पास बताती हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स में, और जनरली वहाँ पे एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए प्रपोज की गई थी, सही है। अब सुनना भाई, यहाँ पे देखो, आगे चलता हूँ मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, सुनिएगा, एक दो एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, सुनना जी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से ही डिस्कस करता हूँ। आपसे ये कहे, ध्यान से सुनना, आपने अभी लिखा निकल H2O6+2 और दूसरा आपने लिखा कॉपर H2O6+2। आपने कहा फर्स्ट और सेकंड कौन ज़्यादा स्टेबल था, आपने बोला सेकंड ज़्यादा स्टेबल था फर्स्ट से। रीज़न क्या दिया आपने यहाँ पे, ZTD। रीज़न आपने क्या दिया यहाँ पे, ZTD। नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा मैंने, निकल के साथ में बाइडेंटेट लिगेंड ले आया, निकल EN के साथ प्लस EN बाइडेंटेट लिगेंड होता है इथाइलिन डायमीन, और दूसरा मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा कॉपर EN का थ्राइस+2। अब आपसे कह दे बताओ इन दोनों कॉम्प्लेक्स में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे ध्यान से एक एक बात को समझना, दोनों कॉम्प्लेक्स में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब आपको पता है यहाँ पे आपके पास होना क्या चाहिए, ये भी T2G6 Eg3 है और ये T2G6 Eg2 है। अगर हम इरविंग विलियम सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलें तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको पता है कॉपर +2 आपके पास ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है निकल +2 से। ये हमने पढ़ा था किसमें, इरविंग विलियम सीरीज में भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे जो EN लिगेंड है वो कैसा लिगेंड आ गया, बाइडेंटेट लिगेंड आ गया। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली इस केस में आपके पास जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है वो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंड। तो देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हो गया सेकेंड से। तो ध्यान देना, एक्चुअली यहाँ पे जो आपके पास हमने ये तो पढ़ा कि भाई जो ZTD है, ZTD जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है, और ZTD थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ जो ZTD आया हुआ है वो चिलेशन इफेक्ट के साथ आया हुआ है, यानी कि इन कॉम्प्लेक्स में आपके पास चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर मैं इन कॉम्प्लेक्स को बनाऊं, देखो निकल में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास निकल में किसी प्रकार का ZTD नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाओगे, आपको पता है EN बाइडेंटेट लिगेंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर यही कहानी आप कॉपर के कॉम्प्लेक्स में बनाओगे तो कॉपर के केस में क्या होगा, आपको पता है कि ZTD की वजह से ये दो बॉन्ड बड़े होते हैं, और ZTD की वजह से जब आपके पास ये दो बॉन्ड बड़े होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस तरीके से आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ पे ध्यान देना,
ड्यू टू जेटीडी, आपने ये कहा जेटीडी की वजह से हमारे पास ये दो बॉन्ड बड़े हो गए। अब इन दो बॉन्ड बड़े होने के कारण जो चिलेटिंग रिंग बन रही थी यहाँ पे तो स्टेबल थी, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक था आपके पास, यहाँ पे किसी प्रकार का रिंग स्ट्रेन नहीं था। इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड की बात करूँ, ये तो आपको पता होगा, CH2 CH2 NH2 NH2। ध्यान देना अगर किसी को नहीं भी पता हो, आपको पता है ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। और हम जब लिगेंड की बात करते हैं, डेंटिसिटी की बात करते हैं, वहाँ पे भी हम चिलेटिंग रिंग की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। टू चेक द डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड, ध्यान देना, किसी भी लिगेंड की डेंटिसिटी को चेक करने के लिए वहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग रिंग की बात करते हैं। और वहाँ हम कहते हैं जितनी आपके पास 5 मेंबर, सबसे ज़्यादा चिलेटिंग रिंग कौन सी होती है, आगे मैं बात करूँगा 5 मेंबर, फिर आपके पास 6 और फिर आपके पास 4। जनरली चिलेटिंग रिंग में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो ये होता है, आपके पास 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे ये बाइडेंटेट है, तो ये चिलेटिंग रिंग यहाँ पे बनी है। लेकिन ड्यू टू जेटीडी आपके पास दो बॉन्ड बड़े हो गए और इन चिलेटिंग रिंग में क्या हो गया, रिंग स्ट्रेन। तो इसलिए आपके पास ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो आपके पास निकल वाले की ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ अगर चिलेशन जेटीडी के साथ आ जाता है, हम बोल रहे थे जेटीडी प्रेजेंट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, अगर जेटीडी चिलेशन के साथ आता है तो चिलेशन इज डेंजरस फॉर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, यानी कि वहाँ पे चिलेशन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, डेंजरस, क्योंकि जेटीडी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे चिलेशन भी जेटीडी के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपने देखा रिंग में क्या आ गया, स्ट्रेन। तो ध्यान रहे, चिलेशन विद जेटीडी इज डेंजरस फॉर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और उसी के बेसिस पे हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हो गया, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। इसके बाद सुनिएगा तो ये तो थी इरविंग विलियम सीरीज। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ध्यान देना। आपको ये कह दे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है ट्रांस, ध्यान दीजिएगा, समझना है ये बात। यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांस निकल EN का 2 और 2 वाटर के मोलिक्यूल, एक कॉम्प्लेक्स ये है, और दूसरा मैंने लिखा ट्रांस कॉपर EN का 2 और वाटर का 2, ये 2 कॉम्प्लेक्स लिए मैंने। अब दोनों कॉम्प्लेक्स आपके पास ट्रांस हैं। अब दोनों में क्या यहाँ पे चिलेशन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो देखो आपको पता है कॉपर +2 है, यहाँ पे D9 जेटीडी प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ निकल +2 D8 नो जेटीडी, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमारे अकॉर्डिंग किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, जेटीडी के अकॉर्डिंग चले तो सेकंड की ज़्यादा होनी चाहिए। अब थोड़ा हम इनका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, क्या कहीं चिलेशन की वजह से और उसमें जेटीडी भी आया हुआ है, क्या कोई रिंग में स्ट्रेन तो नहीं हो गया। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रांस वाले कॉम्प्लेक्स का हम बनाएंगे, तो ट्रांस में आप क्या करोगे, ध्यान देना आपको पता है इन लिगेंड को हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ अगर मैं बात करूँ ये 2 बॉन्ड बड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये रिंग आपके पास, यहाँ पे रिंग स्ट्रेन नहीं है। हमारे पास ट्रांस हमने आइसोमर लिया था, तो ये 2 बॉन्ड बड़े हो गए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नो रिंग स्ट्रेन, यहाँ पे कोई रिंग स्ट्रेन नहीं है, नो रिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, दोनों में से सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अगर यहीं पर हम सिस ले लेते, अगर हम यहीं पे सिस आइसोमर लेते, तो सिस आइसोमर में आप फिर से सिस आइसोमर जब आप बनाते तो आपके पास कहानी क्या होती, ध्यान देना। मान लीजिएगा यहाँ पे आपने एक बाइडेंटेट लिगेंड रखा, तो यहाँ पे आपको वाटर रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास सिस की बात करेंगे, सिस में मान लीजिएगा इन दोनों वाटर के मोलिक्यूल को हमने सिस पे रखा, और यहाँ पे फिर से हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड लगाएंगे, तो सिस आइसोमर में भी फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिंग स्ट्रेन। तो अगर सिस आइसोमर की स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, तो फिर से कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो जेटीडी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर चिलेशन के साथ आता है तो फिर हम देखेंगे कहीं वहाँ पे चिलेशन की वजह से, चिलेशन भी आया हुआ और जेटीडी भी आया हुआ है, वहाँ पे कहीं रिंग स्ट्रेन तो नहीं हो रहा। अगर रिंग स्ट्रेन है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम।
तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो सुनना भाई, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे सुनना जी, कंक्लूजन लेके आता हूँ। तो एंथैल्पी रिलेटेड फैक्टर की बात करें, एंथैल्पी रिलेटेड फैक्टर की बात करें, एंथैल्पी रिलेटेड फैक्टर, एंथैल्पी रिलेटेड फैक्टर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपने कौन कौन से फैक्टर पढ़े भाई, तो क्या क्या फैक्टर पढ़े आपने। सबसे पहली बात थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, पहला पॉइंट जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी CFSE के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZTD, ZTD किससे स्टेबलाइज करवाता है, जोन टेलर स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ध्यान देना, अगर ZTD प्रेजेंट है किसके साथ, चिलेशन के साथ, तो वहाँ हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग रिंग, कहीं उसमें रिंग स्ट्रेन तो नहीं है। दूसरी बात और एक हमने यहाँ पे डिस्कस किया इरविंग विलियम सीरीज, इरविंग विलियम सीरीज, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, सही है। अब इसमें देखो एंथैल्पी रिलेटेड फैक्टर में और भी दो फैक्टर बच गए हैं, एक आपके पास HSAB और एक आपके पास सिम्बायोटिक इफेक्ट, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, सही है ना। बाकी ये बातें आपको पता होनी चाहिए, सही है। तो ये सारे फैक्टर आपके पास रोल प्ले करते हैं किसमें भाई, इन केस ऑफ एंथैल्पी रिलेटेड फैक्टर। नेक्स्ट अब मैं जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना भाई, जो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है हमारा यहाँ पे जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा है डेल Z इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S की बात कर रहे थे। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंट्रोपी रिलेटेड फैक्टर, एंट्रोपी रिलेटेड फैक्टर, ध्यान देना। और एंट्रोपी रिलेटेड फैक्टर की बात की जाए तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चिलेशन इफेक्ट। क्या डिस्कस करने वाले हैं, चिलेशन इफेक्ट। ध्यान से सुनना भाई, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा चिलेशन इफेक्ट क्या होता है, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे समझनी है। ध्यान दीजिएगा। तो देखो चिलेशन इफेक्ट को अगर पढ़ने के लिए ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करके लेके चलूँगा। तो देखो चिलेशन इफेक्ट कैसे आपके पास एंट्रोपिकली फेवरेबल होता है, ये बात सुनना भाई, ध्यान देना, ध्यान से सुनना एक एक बात। देखो होता क्या है, सबसे पहली बात मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास निकल का एक्वा कॉम्प्लेक्स था, हमारे पास निकल का क्या था, एक्वा कॉम्प्लेक्स था। और फिर हमने क्या किया यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन करवाया 1 by 1, यानी कि हम 6 अमोनिया लेके आए। तो जब हम 6 अमोनिया लेके आए तो यहाँ पे वाटर में सब्स्टिट्यूशन हो गया और यहाँ पे आपके पास हेक्सा अमोनिया का कॉम्प्लेक्स आपके पास बन गया, 6 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे चले गए, सही है। तो इस कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूँ, ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास जो चेंज इन नंबर ऑफ स्पीसीज है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ध्यान देना प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कितने हैं 6 और 1 7, और रिएक्टेंट में कितनी स्पीसीज है 6 और 1 7, यानी कि चेंज हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितना है यहाँ पे 0। अगर यहीं पर इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं एक्वा कॉम्प्लेक्स के अंदर मान लीजिएगा इथाइलिन डायमीन लिगेंड लेके आता, और अगर इथाइलिन डायमीन लिगेंड लेके आता तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे निकल। अब आपको पता है यहाँ पे जो इथाइलिन डायमीन लिगेंड है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, एक लिगेंड यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे डेल एन चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, डेल एन की बात की जाए तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि यहाँ पे चेंज कितने का है 6 और 1 7 7। यहाँ रिएक्टेंट में कितने थे 3 और 1 4, 7 में से 4 गए, कितने का चेंज आया 3। यानी कि कहने का मतलब अगर हम इन दोनों रिएक्शन की बात करें तो आप ये कहोगे एंट्रोपी चेंज, अगर हम बात करें एंट्रोपी चेंज किस में ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो जो सेकंड रिएक्शन है, ध्यान देना, एंट्रोपी चेंज जो है वो सेकंड रिएक्शन में ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। डेल एस सेकंड रिएक्शन में ज़्यादा मोर पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है, ध्यान देना। तो यानी कि कहने का मतलब
कब? आपने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में पढ़ा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। जितना ज़्यादा एंट्रोपी चेंज होगा, जितना ज़्यादा डेल एस पॉजिटिव होगा, उतना ही डेल जी ज़्यादा नेगेटिव होगा, और उतनी ही कॉम्प्लेक्स की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो आपके पास उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से कंक्लूज़न हमारे पास क्या निकल के आया? अगर हम यहाँ पे बात करें, आपसे पूछा जाए कि जिस कॉम्प्लेक्स में जो आपके पास एंट्रोपी चेंज है जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उस कॉम्प्लेक्स की आपके पास जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और आपने यहाँ से ये कंक्लूज़न लेके आए कि आपके पास ये तो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसमें आपके पास जनरली चिलेटेड कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे भाई? जहाँ पे आपके पास चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पे आपको पता है 3 चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन होगी, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, पहले ही मैंने बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स, आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स ये आपका है और ये आपका है, दोनों में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो आप किसको बोलोगे? निकल अमोनिया का 6 जो कॉम्प्लेक्स है ये कम स्टेबल होगा, किससे? निकल EN +2 से। ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। चलता हूँ आगे। तो ये सारे एग्जाम्पल थे जो आपके पास है एंट्रोपी रिलेटेड मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ध्यान देना, यहाँ से एक बात और सुनना हुआ, यहाँ पे ध्यान देना, समझना। जो आपके पास है चिलेशन इफेक्ट है, ध्यान देना, ये आपका एंट्रोपिकली फेवरेबल तो है ही, यानी कि कहीं पर भी चिलेटिंग लिगेंड आएगा उस रिएक्शन के अंदर आपके पास एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव तो होगा ही, डेल सी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव आएगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक बात और यहाँ पे ध्यान देनी है, चिलेशन आपके पास एंथैल्पिकली फेवरेबल भी होता है। अब आप कहोगे ये एंथैल्पिकली फेवरेबल कैसे है? तो ध्यान देना, देखो आप कर क्या रहे थे, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करेंगे आपके पास आपने सब्स्टिट्यूशन करवाया, ध्यान देना, ये आपके पास एक्वा कॉम्प्लेक्स था निकल का, और इसमें आप अमोनिया लेके आ रहे हो। ध्यान देना, अमोनिया यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल